वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ऑर्गेनिक हम लोग बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक में मैंने आपको कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ाना शुरू किया था। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म इवन पढ़ा दिया था कुछ, उसमें हम लोगों ने किसी भी ये बात हुई थी कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पे बात हो रही थी। यह इस टाइप का आइसोमेरिज्म एल्केन ही दिखाता है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अच्छा, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे बात हो रही थी, सॉरी, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे डिस्कशन हो रहा था, कॉन्फिगरेशनल नहीं। कन्फिगरेशनल तो ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल था, वो खत्म हो गया था। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे चर्चा, कन्फर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल होता था, वो खत्म हो गया है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म सिर्फ दिखाता है एल्केन में एक साइक्लिक एल्केन की बात करेंगे हम। साइक्लिक एल्केन साइक्लोहेक्सेन के द्वारा क्या मिलता है, इसकी पढ़ाई कर दी है। दूसरी नॉर्मल चेन एल्केन का डिस्कशन चालू हो गया। एक साइक्लिक एल्केन की बात करेंगे और एक चेन एल्केन की बात करेंगे। चेन एल्केन का डिस्कशन चालू हुआ था हमारा आपसे। मैंने कहा इसको न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में रिप्रेजेंट कर करके हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म प्राप्त करते हैं। जैसे आपसे कहा गया था कि आप प्रोपेन को बनाइए, प्रोपेन के कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बनाइए। तो ये थी प्रोपेन। इस तरह से एक को आपने 3 हाइड्रोजन इस पे लगे होते हैं और ऐसे ही 3 हाइड्रोजन इस पे लगे होते हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ। तो मैंने कहा था एक को, किसी एक कार्बन को 1 मान लो, किसी दूसरी कार्बन को दूसरा मान लो। हमने 1 और 2 कंसीडर किया था और इसकी आप कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बना रहे थे। पहले कार्बन को डॉट से और इस पर फिक्स होते हैं मेंबर, ये मेंबर घूमते नहीं है, हाइड्रोजन। दूसरे कार्बन को सर्कल से पीछे, पहले कार्बन को डॉट से और दूसरे कार्बन को सर्कल से पीछे दिखाया था। सर्कल वाले कार्बन पे लगे हुए तीनों लोग, सर्कल वाला कार्बन ये है, इसके 3 लोग, एक ये और एक ये और ये तीनों लोग मूवेबल होते हैं, घूमते हैं। यानी रेयरर कार्बन जो होती है वो घूमने लायक होती है। तो एक CH3 हमने लिख दिया, H और H। अब क्या किया गया था कि जो पीछे की कार्बन है उसको घुमा के अलग अलग स्ट्रक्चर पैदा करते हैं। ठीक है, CH3 यहाँ है, इसको इतनी बार घुमाओ कि दोबारा CH3 यहाँ आए। तो यहाँ तक जितनी बार में आएगा वो उतने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हो गए। एक बार मूवमेंट करते हैं 60 डिग्री का, पहला मूवमेंट होगा तो ये यहाँ और ये यहाँ। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर फिर से पैदा हो जाएगी। पहला एटम फिक्स, पहले कार्बन के सारे एटम फिक्स, दूसरे कार्बन की मूवेबल। तो देखो अब ये घूम गया, तो ये मेथिल इसके नीचे आ गई, CH3 इसके नीचे आ गई, H ऊपर वाला इसके नीचे आ गया और एक H यहाँ चला। तो इस तरह से देखो फिर से घूमेगा तो फिर CH3 यहाँ, इस तरह से स्ट्रक्चर पैदा होते जाएंगे ना। तो देखना जब 60 डिग्री की डायहेड्रल एंगल बरकरार बनी रहे तो इसे स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। और जब एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ऐसे ही आ जाए, तो इसे एक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं। पिछले टर्म पे शायद ब्यूटेन का केस मैंने एक सॉल्व किया था, प्रोपेन बना, प्रोपेन का ही किया। अच्छा, प्रोपेन का किया था। और उसके बाद आप ब्यूटेन का भी कर सकते हैं। जब ब्यूटेन का सॉल्व कर रहे हैं वहां, तो देखना घर पे अपने कोशिश करो, कमरे में बैठ के एक कार्बन और ले लेते हैं, CH3 CH2 और CH3। अब इसको पहला मान लो, इसको दूसरा, यानी अब दोनों ही कार्बन, इसको पहला इसको दूसरा, इसके में भी एक मेथिल आ जाएगा, इसके में भी एक मेथिल आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर बना करके देखिए। तो आप देखो, पिछला लेक्चर भी आप देख सकते हो, पिछला लेक्चर आपने सुना भी था, कॉपी नोट किया होगा हो। तो उसमें आप देख रहे हैं कि एक स्टैगर्ड आ रही, स्टैगर्ड 2 पार्ट में बढ़ जाती है, एंटी एंड गॉच, और एक्लिप्स्ड 2 पार्ट में बढ़ जाती है, पार्शियल एक्लिप्स्ड और फुली एक्लिप्स्ड, पार्शियल एक्लिप्स्ड और फुली एक्लिप्स्ड। तो एक बार ब्यूटेन की हम आपसे डिस्कशन करते हैं। और फिर लास्ट डिस्कस किससे हुआ था बेटा? शायद 1,2-डाइऑल से हुआ था ना, 1,2-डाइऑल से हुआ था। चलो एक बार ब्यूटेन का डिस्कशन करते हैं, फिर 1,2-डाइऑल पर एक नया सवाल फिर से हम लोग एराइज करते हैं। पहले ब्यूटेन का डिस्कशन कर लो जो आपके सिलेबस में है। ब्यूटेन 1,2-डाइऑल और 1,2-डाइक्लोरोएथेन, ये आपके 12th के सिलेबस में। तो एक ब्यूटेन ये लिख लो, ये रहा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के सारे हाइड्रोजन भी दिखाई लो यहाँ पे, ये CH3, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। इसमें से इसको पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा,
इससे होगा क्या कि जब पहला मानेंगे तो उस पे भी एक मेथिल रहेगी। अभी जो हमने पीछे माना था प्रोपेन में, तो एक पे मेथिल थी, एक पे हाइड्रोजन ही था। तो हमें जितना जो डिफरेंट हो पा रहा था हम क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें क्या डिफरेंट हो सकता है उसको समझने की कोशिश करिए। एक को पहला मान लिया, एक को दूसरा। तो पहले पर भी मेथिल हो गया, दूसरे पे भी। तो एक स्ट्रक्चर बनाओ इस तरह के स्ट्रक्चर, साइक्लिक, पीछे वाला कार्बन और ये फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन के सारे एटम फिक्स कर दो और रेयरर कार्बन के सारे एटम मूवेबल कर दो। फ्रंट पर भी मेथिल है, रेयरर पर भी मेथिल है, बाकी हाइड्रोजन। तो रेयरर का मेथिल और ये हाइड्रोजन, इस तरह से हो गया ना। अब इसको घुमा करके देख लो, जब मूव कराते हो, जब घुमाते हो तो अलग अलग स्ट्रक्चर पैदा होंगे। देखो फिक्स वाला पहले बना लो, H H और मेथिल। अब रेयरर वाला घुमाओ, जब इस मेथिल को घुमाओगे तो ये इसके नीचे निकल के आ जाएंगे, ये हाइड्रोजन इसके नीचे चला आएगा और ये हाइड्रोजन इसके नीचे चला आएगा। तो एक स्ट्रक्चर पैदा हुआ। फिर इसको उतनी बार घुमाते जाओ जब मेथिल यहाँ आ जाए, यानी यहाँ तक जब आए मेथिल तब तक स्ट्रक्चर देखते जाए। तो एक बार घुमाया यहाँ आया, दोबारा घुमाओगे यहाँ आएगा, तिबारा घुमाओगे यहाँ आएगा, चौथी बार यहाँ आएगा, पांचवी बार यहाँ आएगा। तो 5 स्ट्रक्चर बनेंगे और इसको मिला के 6, इस पैरेंट को मिला के 6 हो जाएंगे। तो टोटल कंफर्मेशन कितने हो गए? 6 हो गए। और पांचों को बना के देखो तो तुम्हें देखो एक ये इस टाइप की मिल रही है, एक इस टाइप की मिल रही है। इसे स्टैगर्ड कहते हैं और इसे एक्लिप्स कहते हैं। एक और बना लेते हैं, ये पहला, वैसे तो 5 बनने हैं, हम 1 2 3 बना लेते हैं। इसको और घुमाओगे तो क्या मिलेगी देखो। पहले ये वाला फिक्स कर देते हैं, ठीक है, पहले वाला फिक्स करते हैं, H और मेथिल, और पीछे के कार्बन घुमाते हैं। पीछे का कार्बन एक मेथिल यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ पे। तो इस मेथिल को घुमाओ, सॉरी अभी तो घूम चुका है ना। इसको दूसरे से तीसरा बना देना, इसको फिर से घुमा देते हैं। तो ये मेथिल एक मेथिल यहाँ आ जाएगी और ये हाइड्रोजन इधर चला आएगा और ये हाइड्रोजन ऊपर चली जाएगी। तो एक तीसरा स्ट्रक्चर ये हो गया। क्लियर हो गया? और फिर से घुमाओगे तो मेथिल इसके नीचे आ जाएगी। ये मेथिल था पहले से, हाइड्रोजन। अब इसको तुमने फिर से घुमा दिया तो ये मेथिल देखो इसके नीचे आ गया। फिर ये हाइड्रोजन इसके ऊपर, कहाँ था हाइड्रोजन? ये था, तो हाइड्रोजन इसके नीचे आ गया। ऐसे होता है, ये हाइड्रोजन पहला वाला इसके नीचे आ गया, ऐसे इसके नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन। तो देखो ये इसके नीचे आ गया, 0 डिग्री हो गई। ऐसे मतलब पैरेलल हो गया, 0 डिग्री हो गई ऐसे। तो बच्चों इस तरह से ये तीसरा चौथा स्ट्रक्चर, ऐसे एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। तो बनता चला जाएगा। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, जब बॉन्ड का एंगल बरकरार बना हुआ है हर जगह, देखो 60 डिग्री बना हुआ है, 60 डिग्री इसमें भी बना हुआ है। तो जहां जहां बॉन्ड का और बना लो, चाहो तो CH3 को यहां घुमा के ले आओ, यहां से यहां गई। अब ये फिक्स वाला हो गया H और मूवेबल वाला ये CH3 अब कहां चली है? यहां चली है। और एक H यहां चला है, एक H यहां चला है। एक और बनेगा, इसको आप यहां घुमा के लेके चले जाओ, एक और बनेगा ना। तो ये CH3 हो गई, ये H। अब इसको घुमा के ले गए तो CH3 यहाँ और H यहाँ और एक H यहाँ। अब अगला घुमाओगे, ये 5वां ये 6वां, अगला घुमाओगे तो फिर से यही आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 टोटल कंफर्मेशन बन गया, 6 कंफर्मेशन टोटल। अब बच्चों ये समझो, मैंने एक चीज बोला था, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब ये एंगल बरकरार बनी रहे, जब ये एंगल हर जगह बनी रहे, जैसे यहां बनी है, यहां बनी है, यहां बनी है, तो इसे कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। और अगर ये एंगल कम हो गई, 0 कंप्लीट हो गई, तो इसे क्या कहते हैं? एक्लिप्स फॉर्म। जैसे ये लोग एक्लिप्स्ड हैं, क्या है? एक्लिप्स्ड। और ये लोग क्या है? स्टैगर्ड, ठीक है। जब एंगल बनी हो तो इसे स्टैगर्ड, और जब एंगल 0 हो जाए तो उसे एक्लिप्स्ड कहते हैं। अब आगे की लाइन समझो, ऐसा स्टैगर्ड जिनमें रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, जैसे ये मेथिल एक दूसरे से 180 पर हो, उसे एंटी स्टैगर्ड कहते हैं या एंटी फॉर्म कहते हैं। बाकी सारे स्टैगर्ड को गाउच फॉर्म कहते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे ये पहला वाला एंटी फॉर्म है और ये तीसरा
ये पांचवा, ये क्या हुआ, गाउच फॉर्म। ठीक है, तो जब रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप बिल्कुल 180 पर हो तो उसे एंटी फॉर्म कहते हैं, और जब रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप इसके अलावा कहीं पर भी हो तो उसे गाउच फॉर्म कहते हैं। चलेगा? एक चीज और समझ लो एक्लिप्स्ड वालों को, एक्लिप्स्ड वाले में ये पढ़ना है कि जब रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए, जैसे ये चौथा वाला देखो, तो इसे फुल्ली एक्लिप्स्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? फुल्ली एक्लिप्स्ड कहेंगे। और बाकी सबको जैसे इसको पार्शियल एक्लिप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्शियल। ठीक है, नोट करो जरा जल्दी से। और स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं। स्टेबिलिटी, staggered is more stable than gouge, eclipse. Staggered is more stable than eclipse. रीजन क्या पता है? क्योंकि यहां डाइहेड्रल एंगल 0 बना रहता है 60 डिग्री, ऐसे दूरी बनी रहती है। लेकिन एक्लिप्स में डाइहेड्रल एंगल पास हो जाता है, तो वहां पे टॉर्सियोनल स्ट्रेन लगता है। ठीक है, स्टैगर्ड में एक्लिप्स ऐसा क्यों है? ड्यू टू टॉर्सियोनल स्ट्रेन ऑफ बॉन्ड इन एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड में टॉर्सियोनल स्ट्रेन के कारण यह दशा हुई रहती है। एक्लिप्स्ड में टॉर्सियोनल स्ट्रेन के कारण यह सिचुएशन बनी रहती है। ड्यू टू टॉर्सियोनल स्ट्रेन ऑफ बॉन्ड इन एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स में टॉर्सियोनल स्ट्रेन बना। ठीक है, समझ गए? तो ये स्टैगर्ड और गाउच में कंपेयर करना हो कौन ज्यादा स्टेबल होगा आप बता दो। ठीक है, लेकिन अगर एंटी गाउच पार्शियल और फुली में एक्लिप्स करना हो, फुली एक्लिप्स में कंपेयर करना हो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल लिखिए एंटी, सबसे ज्यादा लिखिए एंटी फॉर्म, फिर गाउच फॉर्म, फिर पार्शियल एक्लिप्स्ड, और फिर फुल्ली एक्लिप्स्ड। अब ये ऑर्डर हर जगह फॉलो होगा, जहां नहीं फॉलो होगा वहीं तुमसे कंपटीशन में पूछा जाएगा। सामान्य एल्केनों में हर जगह फॉलो होगा, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप लगने लगता है एल्केनों में, या किसी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का ये सब बनाना शुरू करते हो। अब ऐसे तो कहा कि ये सिर्फ एल्केन में देखी जाती है, लेकिन एल्कोहल में भी देखी जाएगी, एथेनॉल में भी देखी जाएगी, ब्यूटेनॉल में भी देखी जाती है। तो जब फंक्शनल ग्रुप लगने लगता है तब ये ऑर्डर बदलते हैं। उनकी चर्चा तुम अपने दिमाग से समझ के करोगे। एक दो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, उसको समझना है और उस पर डिस्कशन आगे पढ़ाना है। ठीक है, सो एंटी फॉर्म, गाउच फॉर्म, पार्शियल एक्लिप्स और फुल्ली एक्लिप्स स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब एक सवाल उठाते हैं और इसमें स्टेबिलिटी पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखो, फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर in all conformation of 1 to diol ethane, या ethane 1 to diol, कुछ भी लिखो, 1 to diol ethane या ethane 1 to diol। अब ये है एथेन और ये है दो ठो ऑल, H और एथेन 1 to diol। अब तुम्हें कह रहा है कि सारे कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी बताओ, तो पहले इसके कन्फर्मेशन जल्दी जल्दी देख लो, है ना। हम एक इसको मान लिए, एक दो इसको मान लिए, स्ट्रक्चर बना दिए। एक को फिक्स कर देते हैं H OH, और दूसरी वाली मूवेबल, एक को OH लिख देते हैं HH। ये पहला कन्फर्मेशन।
फिर घुमाना शुरू करते हैं पीछे वाले को। देखो पहली बार घुमाओगे ये घूम के यहाँ आएगी, दूसरी बार घुमाओगे यहाँ आएगी, तीसरी बार यहाँ आएगी, चौथी बार यहाँ आएगी, पांचवी बार यहीं चली जाएगी। तो 4 बार घूमी और प्लस ये पेरेंट, 5 बार स्ट्रक्चर बन गया। तो घुमाओ, घुमा करके देखो पीछे वाला घूमेगा। एक स्ट्रक्चर ये स्टेबल वाला बना रहा हूं मैं, H H OH। अब घुमाओ, H इसके नीचे आ गई, OH इसके नीचे आ गई, H यहां पहुंच गई। दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर स्टेबल वाला बनाया मैंने, H H और OH। अब घुमाओ, दूसरे से आओ, तो ये H यहां आ जाएगी, OH यहां चली जाएगी, एक H यहां चली जाएगी। ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया। फिर घुमा दो, जब फिर घुमाओगे तो OH देखो यहीं पे आ जाएंगे। घुमा कर देखो, H H OH था, तो एक OH ये आ गई और बाकी H आ गई। अब ये OH जहां से चला था वहीं पहुंचाना है। ये OH यहां से चला था रेयर वाला, तो एक स्ट्रक्चर ये इधर वाली बन जाएगी। बोलो, एक OH ये हो गया, H ये हो गया और H ये हो गया। 4 और ये हो गई 5। एक स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये यहाँ आएगी, ठीक है ना। तो अब बना के देखो, H H OH। अगले वाले में ये OH यहाँ आ जाएगी, H यहाँ आ जाएगी, H यहाँ, ये 6 स्ट्रक्चर। 7वां स्ट्रक्चर यही हो जाएगा। तो 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब कह रहा है कि फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कर्व। तो इसमें पहले एंटी और गाउच, एक्लिप्स, पार्शियल एक्लिप्स अलग कर लेते हैं। एंटी कौन कौन है बोलो, एंटी कौन है? पहला वाला एंटी है, ठीक है। और गाउच कितने हैं? तीसरा और पांचवा। गाउच बोलो, तीसरा और पांचवा। ये तीसरा है और ये पांचवा, ये गाउच है। फिर पार्शियल एक्लिप्स बोलो, पार्शियल एक्लिप्स पहले फुल्ली एक्लिप्स बोल लो, फुल्ली एक्लिप्स चौथा कौन है? चौथा। और पार्शियल वालों को बोलो, दूसरा और ये इतने स्ट्रक्चर हो गए। तो पार्शियल इक्लिप्स जो है उनकी स्टेबिलिटी तो आपस में बराबर ही होगी। ऐसे गाउच जो है उनकी स्टेबिलिटी आपस में बराबर होगी। तो मैं एंटी गाउच पार्शियल इन सब का ऑर्डर पता है। जनरल ऑर्डर क्या है? एंटी इज मोर स्टेबल देन गाउच, एंटी इज मोर स्टेबल देन गाउच, क्योंकि वहां 180 डिग्री की एंगल हो जाती है, टार्सिनल स्ट्रेन घट जाता है। बाकी पार्शियल और फुल्ली में भी फुल्ली लेस स्टेबल, पार्शियल कंपैरेटिवली ज्यादा। लेकिन यहां पर समझने की जरूरत है, यहां पर समझने की जरूरत है। अब यहां पे देखो, एंटी को गाउच से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। एंटी को उसका गाउच कौन है? पहले तीसरे को कंपेयर करो। ये एंटी शुड बी मोर स्टेबल देन गाउच। लेकिन है क्या? अब ये गाउच कौन कौन है? तीसरा और पांचवा। पांचवा कहां है? ये। तो दोनों गाउच देख लो, इसको इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि गाउच के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। गाउच के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये OH और इस OH के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है। ड्यू टू मेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ गाउच इज मोर देन एंटी। तो यहां गाउच ज्यादा स्टेबल हो जाएगी एंटी से। गाउच मोस्ट अच्छा, ये पीएमटी में पूछा गया था तो गाउच और एंटी का ही पूछा गया था। जरा एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स को देख लो। फुल्ली एक्लिप्स, पार्शियल एक्लिप्स। फुल्ली एक्लिप्स को एक्लिप्स बोला जाता है और जो फुल्ली नहीं है उसको पार्शियल बोला जाता है। तो फुल्ली एक्लिप्स कहां है? यहाँ पे ये है फुल्ली एक्लिप्स, है ना। तो फुल्ली एक्लिप्स का मतलब क्या होगा जी? फुल्ली एक्लिप्स का मतलब कि जो बॉन्ड है वो बहुत नियर है, जो बॉन्ड है वो बहुत नियर है, एक दूसरे पर ऐसे हैं। तो फुल्ली एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स का ऑर्डर एज यूजुअल होगा, क्योंकि वहां टॉर्सियोनल स्ट्रेन हाइड्रोजन बॉन्ड को ओवरलैप कर जाएगी। तो वहां पे जो स्ट्रेन लग रही होती है, वहां जो रिपल्सन लग रहा होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को लीड करता है, ठीक है। तो एंटी गाउच में तो तुम्हें ये ऑर्डर मिल जाएगा, एंटी गाउच में तो तुम्हें ये ऑर्डर मिल जाएगा, गाउच इज मोर स्टेबल देन एंटी। लेकिन बाकी सब में एज यूजुअल रहेगा। तो इस हिसाब से यहां पर पार्शियली एक्लिप्स और फिर फुल्ली एक्लिप्स, ठीक है। तो यहां पर रिपल्सन का केस बना रहेगा, लेकिन गाउच वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड शो होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से गाउच इज मोर स्टेबल देन एंटी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट केस है, नोट करो।
एक केस और 1,2-डाइक्लोरोएथेन 1,2-डाइक्लोरोएथेन इसमें एंटी गाउच का सिर्फ देखो, एंटी एंड गाउच जरा अपने से देखो, एंटी एंड गाउच एंटी का मतलब हो गया स्टैगर्ड फॉर्म, एंटी गाउच देखो, एक में क्लोरीन ऊपर कर दो और दूसरे में क्लोरीन नीचे कर दो, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप यही है, ये हो गई एंटी। और गाउच देखोगे तो एक बार घुमा दो, बोलो इसमें दोनों में चेक करना है। तो ऐसे तो एंटी इज मोर स्टेबल देन गाउच होना चाहिए कि नहीं, लेकिन यहाँ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाएगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्लोरीन में होता है ना, प्लस माइनस बॉन्ड का अट्रैक्शन, तो ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन गाउच इज मोर स्टेबल देन, यहाँ इसके नीचे पहले वाले में लिख लेना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, गाउच के केस में जिसके पहले ऑल वाला किया था उसमें लिखना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ लिख लो गाउच इज मोर स्टेबल देन एंटी, ये एंटी है ये गाउच इज मोर स्टेबल देन एंटी ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अब इस कंफर्मेशन के बाद जो अगला कंफर्मेशन पढ़ते हैं वो साइक्लोहेक्सेन का है, ठीक है। तो आगे लिखो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन एंड कंफर्मेशन, स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन एंड कंफर्मेशन। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंड कंफर्मेशन। पहले हम साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, उसके बाद कंफर्मेशन की बात करते हैं। बेयर एक साइंटिस्ट था, उसने ये पाया कि साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ती, साइकिल्स में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ती, और ये स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है साइक्लोहेक्सेन तक, लेकिन साइक्लोहेक्सेन के बाद स्टेबिलिटी कम होने लगती है, साइक्लोहेप्टेन लेस स्टेबल हो जाता है, ऑक्टेन लेस स्टेबल, तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बट आफ्टर साइक्लोहेक्सेन इट इज डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाता है? साइक्लोहेक्सेन, फिर कौन होता है? साइक्लोपेंटेन, फिर कौन होता है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, फिर कौन होता है? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन प्लेनर होता है, साइक्लोप्रोपेन प्लेनर होता है। तो ये स्टेबिलिटी साइक्लोहेक्सेन के बाद घटती जाती है। तो किसी ने पूछा कि भैया ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि साइक्लोहेक्सेन तक स्टेबिलिटी बढ़ती? तो उसने कहा कि एक स्ट्रेन लगता है, एक तनाव लगता है छोटी साइकिलों में, बॉन्ड का तनाव से, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो बॉन्डों का आपस में एक तनाव लगता है, ये बॉन्ड ज्यादा पास है, ये बॉन्ड ज्यादा पास है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा दूर है, ये थोड़ा सा दूर है। तो ये बॉन्ड के जो स्ट्रेन लगते हैं इसे बेयर स्ट्रेन थ्योरी नाम दिया गया। बेयर स्ट्रेन थ्योरी से हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ज्यादा हुई, बेयर ने क्या लिखा था। बाकी उसने कहा कि जो छोटी साइकिलें होती हैं उनमें एक स्ट्रेन लगता है, एक तनाव लगता है, उस तनाव की वजह से उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो साइक्लोहेक्सेन में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और उसके बाद स्टेबिलिटी फिर कम होने लगती है। तो फिर इनसे पूछा गया कि चलिए स्ट्रेन थ्योरी आपकी मान लेते हैं, और फिर आप बता रहे साइक्लोहेक्सेन मैक्सिमम स्टेबल हो गया, तो उसके बाद क्यों घटने लगती है, और साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी का कारण क्या है इतना ज्यादा? तो इसने कहा कि साइक्लोहेक्सेन एक यूनिक मॉलिक्यूल है। साइक्लोहेक्सेन दोगले टाइप का है, दोगले टाइप मतलब बहुरूपीय टाइप का है। साइक्लोहेक्सेन मौके मौके के हिसाब से, जगह जगह के हिसाब से, रिएक्शन टू रिएक्शन अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। इट इज कॉल्ड कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कभी अपना रूप बोट जैसा बना लेता है, ऐसे बना लेता है, कभी अपने आप को चेयर के फॉर्म में बदल लेता है,
इस टाइप से बदल लेता है, ठीक है। तो बोट फॉर्म, चेयर फॉर्म, ट्विस्टेड फॉर्म, हाफ चेयर, अपना रूप बदल बदल के वो अपनी एग्जिस्टेंस ज्यादा कर लेता है। तो एक पोर्शन तुम्हें पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और एक पोर्शन तुम्हें पढ़ना है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी में लिखो, फिर बेयर स्ट्रेन थ्योरी की बात करेंगे। लिखो, on increasing number of carbon in cycle, on increasing number of carbon in the cycle, stability increases up to cyclohexane, up to cyclohexane, because स्ट्रेन डिक्रीजेस। स्ट्रेन या बॉन्ड स्ट्रेन भी लिख सकते हैं, या बॉन्ड एंगल स्ट्रेन लिखते हैं। स्ट्रेन डिक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी शुड बी, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी। पैराग्राफ चेंज करके लिखते रहना ना। So stability should be according to Beer strength theory, that is cyclopropane less than cyclobutane। बना के लिखो या लिख करके कैसे भी, cyclopropane less than cyclobutane less than cyclopentane less than cyclohexane। लेस देन का साइन लिखना उल्टा, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन, लेस देन लेस साइक्लोपेंटेन लेस देन साइक्लोहेक्सेन। ये बेयर ने अपनी स्ट्रेन थ्योरी से प्रूफ किया। तो हमें आगे पढ़ना बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ये एकेडमिक पोर्शन है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी आपको लिखने के लिए आएगी 2 नंबर की। उसके बाद हम ये प्रूफ करेंगे कि ये थ्योरी साइक्लोहेक्सेन के बाद क्यों गलत हुई। तो अगली हेडिंग बना लीजिए बेयर स्ट्रेन थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ेंगे और फिर ये पढ़ेंगे कि साइक्लोहेक्सेन के बाद स्टेबिलिटी घटती क्यों गई, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आज आपको 2 वीडियो मिल जाए, आज और कल सुबह तक में, और फिर आप उसको इलांगेट करिए। देखिए इतना अपलोड होकर के पहुंचता है आपके पास। थैंक यू।